हेलो डियर, फोटोन ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसे दोहरा परिसंचन तंत्र भी कहते हैं। आखिर इसे दोहरा परिसंचन तंत्र क्यों कहते हैं, इसे समझते हैं। तो दोहरा परिसंचन तंत्र कहने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे ब्लड को ऑक्सीनेटेड यानी शुद्ध होने के लिए और हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचने के लिए इसे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे। हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर हो, वे वेना कावा, जिसे हम लोग महाशिरा बोलते हैं, उसके थ्रू ये राइट एट्रियम में पहुंचती है, जिसे हम लोग दाहिना आलिंद कहते हैं। दाहिना आलिंद में यानी राइट एट्रियम में जब ब्लड पूर्ण रूप से भर जाता है तो वह ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और राइट वेंट्रिकल, जिसे हम लोग दाहिना निलय कहते हैं, उससे वो पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़ों यानी लंग्स में पहुंचने के बाद इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद यही शुद्ध रक्त, अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है तो ये रक्त शुद्ध हो चुका है। ये पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सिरा के रास्ते ये लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रवेश करती है। उसके बाद यह ऑरोटा द्वारा, जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं, ऑरोटा द्वारा शरीर के संपूर्ण भाग में शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड को यानी रक्त को शुद्ध होने के लिए इसे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ा, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से निकलती है तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, और जब यह फेफड़े से निकलती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसे ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं और इसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियां हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा हृदय है वो लंग्स से ऑक्सीनेटेड होकर के यानी शुद्ध रक्त को ऑरोटा यानी महाधमनी के रास्ते हमारे शरीर में पहुंचाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक धमनी और एक पल्मोनरी धमनी, महाधमनी। तो ध्यान रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑरोटा में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी महाधमनी यानी पल्मोनरी ऑरोटा में अशुद्ध रक्त जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा नहीं है? रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। एल्बुमिन अंडों में पाया जाता है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ब्लड कोटिंग यानी रक्त स्कंदन के लिए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आपको ही पता है, हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? लिम्फ में नहीं पाया जाता। तो लिम्फ में जल यानी वाटर होता है, शर्करा, स्टार्च, ग्लूकोज पाया जाता है, WBC भी पाया जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल RBC लाल रुधिराणु नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, परजीवी संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ल्यूकोसाइट जिम्मेदार है? ल्यूकोसाइट WBC का पार्ट होता है। तो बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए हमारे शरीर में इस्नोफिल्स का होना जरूरी है। यह बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धमनी में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से यानी अरोटा में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाती है, फ्लो होती है, और सिराओं में उसका प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर सिरा यानी वेंस में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% यानी 90% वाटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? यानी सिंपल भाषा में रेड ब्लड जो सेल हैं वो कैसे दिखते हैं? तो वे दिखते हैं अवतल यानी कॉनकेव की तरह। क्वेश्चन नंबर 10, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC मुख्य रूप से बनती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, कभी कभी ये लीवर में और स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है। RBC का कब्रगाह, RBC का कब्र स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन या प्लीहा इसको बोल सकते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। यहाँ पे WBC RBC का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य में 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो मैंने आपको बताया था कि धमनी यानी ऑर्टा, हमारा जो अरोटा है यानी धमनी है, इसमें रक्त का प्रवाह तेज होता है, और वेन इसमें रक्त का प्रवाह स्लो होता है।
तो हमसे पूछा गया है रक्त का प्रवाह तेज होता है तो महाधमनी में। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए जिस उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपको ही पता है रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg, यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत आयु कितना होता है? यानी रेड ब्लड सेल जो हैं उनका जीवन काल कितना होता है, उनका लाइफ सर्कल कितना होता है? तो होता है 120 डेज। अगर WBC का पूछा जाए तो ये होता है 13 to 20 डेज। अगर प्लेटलेट्स का कहा जाए तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ सर्कल है, जीवन काल है, वो 8 से 12 दिन का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की। हमारे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है, एक है ए, बी, ए बी और ओ। ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको प्राप्त करता यानी रिसेप्टर और इसे दान डोनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है वो कितना होता है? तो हमारे शरीर का जितना भी वेट है, भार है, उसका 7% हमारे शरीर में रक्त यानी ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल आवरण है, वो किस चीज का बना होता है? तो अरेखित पेशियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी रक्त समूह में क्या होता है और क्या नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, ए बी रक्त समूह यानी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता, लेकिन एंटीजन होता है। एंटीजन पाया जाता है, ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी होता है लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सफेद रक्त कणिकाएं यानी WBC का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हमारे शरीर की रक्षा करती है बाहरी जीवाणुओं से, विषाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो आपको मैंने बताया था कि ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ये रिसेप्टर है, किसी भी वर्ग वाला व्यक्ति, किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव प्रतिरक्षा में कौन सा ल्यूकोसाइट शामिल होता है? तो मानव प्रतिरक्षा यानी शरीर को बचाने के लिए
ल्यूकोसाइट का कौन सा पार्ट शामिल होता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त का संचार करता है? तो आपको पता है कि अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका अपवाद समझ सकते हैं कि पल्मनरी जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है और पल्मनरी शिरा ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, पल्मनरी वेन जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये हमारा हो गया पल्मनरी अरोटा। पल्मनरी अरोटा जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे पल्मनरी नहीं होता, ओनली सिर्फ धमनी होता यानी अरोटा होता, तो वह प्योर ब्लड को ले जाता, लेकिन यहाँ पे पल्मनरी धमनी है, इसके लिए यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है और पल्मनरी शिरा शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि अशुद्ध रक्त का संचार किससे होगा? पल्मनरी धमनी के द्वारा, और पल्मनरी शिरा के द्वारा क्या होगा? अशुद्ध रक्त का निर्माण होगा, निर्माण नहीं होगा, अशुद्ध रक्त उसमें पहुंचेगा या उससे भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सफेद रक्त कणिकाओं का बनना और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ पे होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो WBC हैं या RBC हैं वो विनाश होता है, यहाँ पे जहाँ पे मर जाते हैं वो होता है प्लीहा, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है, जिसे हम लोग अरोटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 5 से 10 mm कम होता है, यानी स्त्रियों में जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आपको भी पता है कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से ही वह रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा 8% होती है। आशा है आपको समझ आई होगी।